बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन क्या करें, हुकूमत आसानियाँ पैदा ही नहीं करना चाह रही। कहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, कहीं महंगाई के मारे अवाम जो हर रोज़ दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। उसके बावजूद ये महंगाई पे महंगाई जो है इसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। खैर, पेट्रोल महंगा तो हुआ, लेकिन आपने ड्राइव जब करना है तो एहतियात से करना है, क्योंकि आप चालान पूरे करने हैं और धड़ाधड़ पैसे कमाने हैं और ये वसूल किए जाएंगे आपसे। चालानों की मद में टारगेट दे दिया गया है और आपकी जेबों से पैसे निकलवाने की तैयारी भी की जा रही है। महंगा पेट्रोल खरीदें, गाड़ी चलाएं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाएं, क्योंकि फिर आपका चालान भी हो सकता है। खैर, ये तो हैं कुछ शहर की अहम खबरें जिनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रेलवे हुक्काम जो हैं वो ट्रेन हादसात से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। कुछ शहर के दीगर मामलात पे भी हम नज़र डालेंगे। आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आगाज़ करते हैं शहर की सूरत हाल से, यानी आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, शहरी होशियार हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 90 करोड़ रुपए का हदफ दे दिया गया। महंगाई के मारों पर एक और पेट्रोल धमाका। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा हो गया। शराब की सनत को फरोग देने के लिए मौजूदा हुकूमत का अहम इकदाम। और ओवरड्यू बोगियों ने खतरे की घंटी बजा दी। रेलवे हुक्काम ने ट्रेन हादसा से सबक भी ना सीखा। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? दुर्रे नायाब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपने बड़ी मोहतात ड्राइविंग करनी है, जगह जगह कैमरे लगे हैं, चालान ना हो जाए, या फिर जल्दी जल्दी में? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, एहतियात करता हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे इस हुकूमत के दौरान इदारों में अदम जो बर्दाश्त है उसको फ़रोग़ मिला है। और जब आप किसी वार्डन को रोकते हैं, वार्डन आपको कहता है कि जी बताएं जी आपने वायलेशन की है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो पूछता है आप क्या करते हैं। जब आप बताते हैं जर्नलिस्ट है, तो फिर तो वो फ़र्ज़ वाजिब उस पर हो जाता है ना कि उसने चालान 200 की बजाय 500 रुपये का करना है। आप सही थोड़ा सा हेट फैक्टर कह लें या अदम बर्दाश्त कह लें या माजी की जो तल्ख उनको हकीकतें हैं, ज़ाहिर बात हम तनकीद करते हैं, बात करते हैं, वार्डन्स के मसाइल को हाईलाइट करते हैं, उनके साथ उनकी कोताहियों और कमियों को भी हाईलाइट करते हैं। वो छाँव में बैठे हैं, चौक छोड़ा हुआ है उन्होंने, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और उसकी वजह से और ये चीज़ें आजकल हम बड़ा नोटिस कर रहे हैं। गुलाब देवी अंडरपास के करीब जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर आपको वार्डन्स नजर आते हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो हम ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं, तो उनके अंदर एक हेट फैक्टर जर्नलिस्टों के बारे में होता है, तो हमें बहुत मुहतात रहना पड़ता है। और आम शहरियों को शायद माफ़ी मिल जाए किसी से, लेकिन हमें माफ़ी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत एहतियात करता हूँ कि किसी ऐसी पोजीशन में ना जाना पड़े कि फिर बात जो है ऊपर तक जाए या मामला ख़राब हो। तो कोशिश करके अपनी ड्राइविंग करें, सुकून से करें, सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल कम से कम यूज़ करें, हैंड फ्री लगा लें। यानी आपने खबर का आगाज इससे पहले हम करें, शहरियों को ये मशवरा दे दिया है कि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है। अब लाजमी पाबंदी करनी है, वो क्यों करनी है, आज की पहली खबर शामिल कर लेते हैं जी। ट्रैफिक चालान शहरियों से 3 अरब 90 करोड़ की वसूली का हुक्म दे दिया गया है। अब तो बनता है कि खास तौर पर पाबंदी की जाए। जी दुर्रे नायाब, अब तो मेरा ख्याल है कि उस चालान को जिसमें आप एक 0.5% चांसेस होते थे कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, हो सकता है इसकी गलती ना हो, तो आप उसको भी नहीं छोड़ेंगे, आप उस पर भी चालान करेंगे। ठीक है जी। अब आपको मैं अपनी मिसाल बताऊं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे नज़र आ रहा है कि येलो लाइट और जैसे मैं क्रॉस कर जाती हूँ बीच में रेड लाइट हो जाती है, मुझे लगता है मुझे उसके भी चालान आना शुरू। आपको मैं एक और बड़ा फैक्टर बताता हूँ कि जब आप मैनुअल कंट्रोल कर रहे होते हैं ना सिग्नल्स को, ट्रैफिक वार्डन खड़ा है और वो सिग्नल कंट्रोल बॉक्स के पास खड़ा है, वो देखता है कि किस लाइन पे रश आ रहा है, किस लाइन पे कम रश आ रहा है, उसको वो रेड और ब्लू येलो लाइट पे कन्वर्ट कर रहा होता है। आप अचानक से रेड को एकदम से वो आपको ग्रीन कर देता है, ग्रीन को एकदम से रेड कर देता है। और समटाइम आप किसी स्पीड पे इस पोजीशन में नहीं होते कि आप ब्रेक लगा के आप फौरी तौर पर किसी चीज को कर सके, क्योंकि पीछे से भी गाड़ियां स्पीड में आ रही होती हैं, अचानक ब्रेक मारेंगे तो हमेशा एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब मैनुअल हैंडलिंग होती है उसमें ट्रैफिक वार्डन की गलती जो है ना, उसका खमियाजा जो है शहरी को भुगतना पड़ जाता है। एक सवाल आपसे ये है कि ये सेफ सिटी वाले जो हैं, इनको सिटी न्यूज नेटवर्क से इतनी मोहब्बत क्यों है?
मेरा तो ख्याल है कि वार्डन्स को भी बहुत मोहब्बत है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि खास तौर पे जब वो नाम सुनते हैं जर्नलिस्ट और सिटी 42, तो मुझे बहुत बार बैड एक्सपीरियंस हुआ कि चालान नहीं बनता था, करवा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, उनकी अना को तस्कीन रहे, लेकिन बाद में ये भी गिला सुनने को मिला, चूंकि आप हमारे खिलाफ खबरें बहुत लगाते हैं ना, तो ये तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज भुगते हैं ना आप, यानी आईना दिखाते रहेंगे तो वो बुरा मानते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के साथ जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो असल में आइडिया था, जो प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था, उसके 100% जो है असरात नहीं मिल रहे आपको, उसके नताइज नहीं मिल रहे। 100% बहुत दूर की बात, 50% नहीं मिल रहे। आपका कोई रॉबरी हो जाती है, आपके साथ कोई स्नैचिंग हो जाती है, आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट, यहाँ सेफ सिटी कोई काम नहीं करती और सेफ सिटी कोई काम नहीं करता, लेकिन सेफ सिटी चालानों पे धड़ाधड़ काम करेगी। आप अपना कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए कोई फुटेज लेने सेफ सिटी चले जाएं, आपकी लकीरें ना निकल जाएं तो आप मुझे मान लेंगे। उसके बाद पुलिस जो कंसर्न होती है थानों की, वो चक्कर लगा लगा के थक जाती है। मेन पर्पस जो था ना सेफ सिटी का, वो यही था, शहर को महफूज बनाना, सेफ बनाना। अब वहां से घूम फिर के वो तो हो नहीं पाया, कैमरे खराब पड़े हैं, और जो कैमरे ठीक है वो सिर्फ चालानों पर काम कर रहे हैं। अब आपने मोहब्बत वाली बात जो की कि हमें सेफ सिटी को हमारे से मोहब्बत क्यों है, तो जाहिर बात है हमने जितना ज्यादा चीजों को हाईलाइट किया कि यहाँ कैमरे वर्किंग नहीं कर रहे, यहाँ पे सेफ सिटी का सोलर सिस्टम बैठ गया है, यहाँ पे कैमरे चोरी हो गए हैं, बैटरियां निकल गई हैं, पोल जो हैं टेढ़े हो गए हैं, इस चीज़ों को इतना हाईलाइट किया गया है कि सेफ सिटी जो बहुत ज़्यादा ही हवाओं में जा रही थी ना हर तरफ से कि जी सब अच्छा है वहाँ पे, तो वो चीज़ें नहीं रही। ये सब अच्छा की रिपोर्ट अभी भी दी जाती है। अभी भी जब सवाल ये किया गया कि इतने कैमरे आपके खराब पड़े हैं, तो जवाब ये मिला कि जी दूसरी तरफ से जो कैमरा है उसकी पोजीशन इस तरह से हमने मैनेज किया कि अगर एक रोड पे 3 कैमरे खराब भी हैं तो वो कैमरा दूसरा जो है वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो भी चालान के लिए। इसका कोई जवाब नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आप देखें ना, वो एक साइड से पकड़ने वाली गलती क्या होती है, कभी मोटरसाइकिल को गाड़ी के चलान आ रहा होता है, कभी मोटरसाइकिल अगर इशारा क्रॉस कर रही है, और हमने ऐसी बहुत मिसालें देखी हुई हैं। अगर मोटरसाइकिल इशारा क्रॉस कर रही है तो उसको हेलमेट का चलान आ गया है, और अगर कोई गाड़ी जो है वो कोई और गलती कर रही है तो किसी और गलती का चालान इम्पोज कर दिया गया है। ये तमाम सेफ सिटी की वो पॉइंट्स हैं जिनकी निशानदेही वो ट्रैफिक पुलिस को करती है, और वो गलत निशानदेही की वजह से शहरियों को चालान खबर के मुताबिक मुझे तो हैरान 2 रोज के दौरान 9000 चालान कर दिए, 440 गाड़ियां बंद कर दी हैं। मतलब आपने टारगेट सिर्फ ये बना लिया है कि अब आपने ये पैसे पूरे वसूल करने हैं, लोगों की जेबों पे आपने नजर रख ली। मैं गाड़ी चला रहा था और मोबाइल नहीं निकाल सका। मैंने एक बहुत जबरदस्त वाकया देखा, टाइम कम था क्योंकि इशारा फौरन खुल रहा था, मैं ऑफिस से घर जा रहा था। एक ट्रैफिक वार्डन चौक के दरमियान में खड़े होकर चारों तरफ घूम रहा था, वॉक अराउंड। कभी वो इस तरफ खड़ा होता था, कभी उस तरफ खड़ा होता था, एक एक गाड़ी के अंदर झांक रहा होता था, एक एक मोटरसाइकिल को बगौर देख रहा होता था, फिर वहां से फारिग होता था तो दूसरी तरफ चला जाता था। यानी कि एक तो बात है ना कि कोई बंदा गलती कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है गलती करता हुआ, आप पकड़ लें। अब आप उसको खड़े होते भी तलाश कर रहे हैं क्योंकि आपने टारगेट पूरे करने हैं। आप रोज के टारगेट को कैसे पूरे करेंगे कि आप लोगों को दौराने सिग्नल रेड के ब्रेक के लगे हुए भी उसके अंदर गलतियां फाइंड करके आप उनको चालान करेंगे। किसी ने बेल्ट नहीं लगाई, कोई कहीं बैठा है, फिर ये कोई तहजीब का दायरा भी नहीं होता। किसी की फैमिली गाड़ी में बैठी है, आप अंदर झांक रहे हैं, तो चीजों को थोड़ा सा ये ओवर पोजेसिवनेस करके आप शिकार हो गए हैं कि अब आपने चालान करने ही करने, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, सेफ सिटी को इख्तियार है या नहीं है, ये तो मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उस पर ये धड़ाधड़ चालान जो आते जाएंगे सेफ सिटी से, क्या इनकी कानूनी हैसियत है? सिर्फ मुझे ये बता दें, या तो फिर इस मामले को क्लियर किया जाए ना। नहीं, मेरा ख्याल है जिसमें फॉल्ट है और सेफ सिटी के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी पे, और अदालतों में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस फराहम किए गए हैं कि ये सेफ सिटी के जस्टिफाइड नहीं है। या तो हम बहुत ही यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्क में रह रहे हो ना, जहाँ पे वार्डन खुद आपको चिट देते हुए कहे कि जी आपके पास पूरा राइट है, आप अदालत में जाएं और आप मुझे सू कर सकते हैं, और अगर मैं सू हार गया तो मैं वो आपका जुर्माना भी अदा करूंगा और आपका कोर्ट का खर्च भी अदा करूंगा। बाइक तो ये होता है। लेकिन आपने यहाँ पे शहरियों को क्या राइट दिया है कि आपने एक ट्रैफिक का चालान इम्पोज कर दिया, शहरी सर पिटाता रहे, आईजी के पास चला जाए, आपके सीटीओ के पास चला जाए, कमिश्नर के पास चला जाए, 3-4 सरबराह आपके, किसी के पास भी चला जाए, उसको कोई रेमेडी नहीं मिल रही। क्या आप किसी भी ट्रैफिक वार्डन की या सेफ सिटी के कैमरे की गलती को चैलेंज करने का इख्तियार रखते हैं? अगर नहीं रखते तो अथॉरिटी की बुनियाद तो यहीं से खराब हो गई, और यही गैर कानूनी एक्ट है कि आपको लिबर्टी दी जाती है, जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी चालान करें, लोगों की गाड़ियों को जिस तरह मर्जी वॉच करें, आप जिस तरह मर्जी की वीडियो उनकी लीक कर दें।
तो सेफ सिटी का ये काम तो नहीं है। अभी मैंने वो गैर अखलाकी वाली बात की तरफ आ रहा था, तो आप तो वीडियोस भी लीक करते रहे हैं सेफ सिटी के अंदर से, लोगों के साथ जो आपका काम नहीं था, जो आपका कंसर्न नहीं था, आप तो अपने दायरा कार से वहां भी करते रहे, और जो एक्चुअली आपका काम था, खुदा न खास्ता कहीं पर कोई हादसा हो गया, उस सूरत में अगर आप वो नहीं हुआ। मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल बताता हूँ, कैप्टन मुबीन शहीद जो जब इंसिडेंट में शहीद हुए, उसकी सेफ सिटी की वीडियो नहीं निकल सकी फौरी तौर पे। कहां से निकली कि जहां पे वो चमन आइसक्रीम वाली गली थी, वहां पे कुछ कारोबारी हजरात ने कैमरे लगाए थे, वहां से फर्स्ट इंसिडेंट में आइडेंटिफाई किया गया कि सुसाइड बॉम्बर आ रहा है और उसने जो है चेरिंग क्रॉस है। आपके पास तो माल रोड जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में आपके रेड जोन है, आपका आगे पंजाब असम्बली है, ऐवान वजीर आला है, 90 शारा है, आप तो वहां पे नहीं कैप्चर कर सके कौन किस वक्त कहां पे जैकेट पहन के घुस गया। तो कहने का मकसद ये है कि माजी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, ये तो एक बहुत फेमस है जो मुझे याद आ गया। सेफ सिटी के पास तो कुछ भी नहीं होता, सेफ सिटी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन अब सेफ सिटी के पास बहुत कुछ है, क्योंकि अब सेफ सिटी ने करने हैं धड़ाधड़ चालान। इसीलिए खुद भी कोशिश करें, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि आप रोड पे जब भी ड्राइव कर रहे हैं तो ट्रैफिक जो कवानीन है उनको आप फॉलो करें, आपके लिए तो फायदेमंद रहेगा। लेकिन कहीं पर भी छोटी सी भी कोताही होगी तो इस दफा आप बचने वाले नहीं हैं। और ये भी याद रखिएगा कि आपको बहैसियत आम शहरी, आपको बहैसियत एक लेमैन कोई राइट नहीं है कि आप सेफ सिटी या ट्रैफिक पुलिस के गलत एक्ट को या उनके डाउटफुल चालान को कहीं पे आप चैलेंज करते हैं। हाँ, लेकिन ये तो ज्यादती है ना कि किसी की गाड़ी का चालान किसी के घर जा रहा है और उसके घर लड़ाई पड़ रही है, इसकी भी जिम्मेदार तो फिर सेफ सिटी है ना। इतने वाकयात ऐसे हुए। ना, आप फर्ज करें घरेलू लड़ाइयां बहुत हो जाती है कि कोई घर में अगर मियाँ किसी बीवी को बता के जाए कि जी मैं अनारकली जा रहा हूँ और सेफ सिटी चालान कर दे कि जो डिफेंस फिर रहा था बिल्कुल, तो एक नई सजा और लड़ाई अच्छे खासे घर में लड़ाई तो पड़ गई ना। खैर, आपने अब बचना है, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करनी है, अदरवाइज सेफ सिटी ने अपना टारगेट पूरा करना है, आपकी नहीं भी गलती होगी तो पकड़ हो जाएगी। बजट के बाद दावा यह किया जा रहा था कि मुल्क की मईशत जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है, महंगाई का खात्मा हो जाएगा और आवाम का लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाएगा। जी, तो उसके आफ्टर शॉक सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले क्या हुआ है जी, पेट्रोल महंगा हो गया। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आम शहरियों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, वो क्या कहते हैं इस महंगाई पर, आपसे वो भी शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रैफिक चालान से आपने किस तरह से बचना है, मोहतात किस तरह से रहना है, वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब महंगा पेट्रोल तो आपने खरीदना ही है, क्योंकि ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। महंगाई के मारों पर एक और पेट्रोल धमाका जो है वो चला दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे महंगा हो गया है। वजूहात इसकी क्या है, क्या रीज़न बताई जा रही है? गवर्नमेंट जो कि दावा ये करी थी कि बजट के बाद जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जाएगी और आम आदमी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये अच्छा लाइफस्टाइल आम आदमी इस पर क्या कह रहा है, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे इजाफे पर आम शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, क्योंकि बात तो की जा रही थी आम शहरियों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर होने जा रहा है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर फसीला बाहर मौजूद हैं। जी बताइएगा, किस तरह से आम आवाम जो है इस फैसले को देख रही है, रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिल्कुल, आवाम का रद्द-ए-अमल तो बजट के बाद ही सामने आ गया था और वो बिल्कुल ही नाखुश दिखाई दिए थे, जिसमें उनका ये कहना है ना वफाक के बजट में जो है आवाम के लिए कोई बात की गई, ना ही जो है सूबाई बजट में आवाम के लिए आम आवाम जिससे रिलीफ मिल सके उस हवाले से कोई तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और बताता चलें कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह दीगर जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं, इसके अलावा बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें, उसमें इजाफा देखा जा रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पेट्रोल पंप पर शहरी क्या कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। सर बताइएगा, पेट्रोल में 2 रुपये 13 पैसे का इजाफा किया गया, क्या कहते हैं? ये हुकूमत जो है इनसे चल नहीं रही है, इन्होंने आवाम के साथ और क्या, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा करने के बाद तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं, आवाम को सुखा सांस कोई नहीं है। पेट्रोल बढ़ा, इसकी बिजली बढ़ जाएगी, खाने की चीज़ें बढ़ जाएंगी, आम तबका आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो आगे जॉब वगैरह कोई नहीं है, होटल वगैरह बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, अब उन्होंने वो भी खोल दिए हैं। लेकिन मकसद क्या है, महंगाई तो नहीं कम हुई ना, इन्होंने अपने काम पूरे किए। ये हुकूमत ने काम, इनसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, आपको कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं, कोई रिलीफ नहीं जी। क्या रिलीफ है बताया मुझे आपने? ये पहला रिलीफ आप देख तो रहे ना कि पेट्रोल महंगा कर दिया, इससे बड़ा रिलीफ क्या होगा? हर चीज़ खत्म कर देंगे रिलीफ के साथ साथ। रिलीफ नहीं हुआ, ये बम गिराया गया है आवाम पे, महंगाई का बम गिराया गया है। बिल्कुल जी, महंगाई का बम गिराया गया है। मजीद भी शहरी यहाँ पर जो पेट्रोल डलवाने। सर आपसे बात करेंगे, पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 13 पैसे का जो इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को कैसे क्या कहना चाहिए? हुकूमत ही फारग है भाजन, ये खुद कंटेनर पर चढ़ के इतने दावे करते हैं
इसने एक दावा भी पूरा नहीं किया, उनको बुरा भला कहता है और ख़ुद कुछ करता नहीं है। कहता था बिल चलाओ, बिल ज़्यादा आते हैं, पेट्रोल से महंगा है। इसने क्या किया? गरीब आदमी को तो उसने रोने वाला कर दिया। अच्छा सर, ये कहा जा रहा था कि जी बजट आएगा तो जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिलेगा। बजट के बाद आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ वो ये महंगाई से ही मारेंगे और कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। अच्छा, बिल्कुल महंगाई से ही मारा जाएगा और यही कहना है शहरियों का। इस हवाले से मजीद भी शहरी जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल में जो है वो 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मुझे तो अभी पता चल रहा है, मैं तो अभी लूँगा पेट्रोल। क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत रिलीफ दे रही है आम आदमी को? यार इस मामले में तो सारे इंसानों के सामने ही है बात, क्या रिलीफ दे रही है क्या रिलीफ नहीं दे रही है। और जाहिर है पेट्रोल की कीमत हो गई या बाकी चीज़ें हो गई। कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये था ना कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी की रेट पे ही चीज़ें बिकवा के दिखा देती, वो भी नहीं हो रहा। पेट्रोल का रेट तो चले फिर भी यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन बाकी कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके रेट के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट अपना रेट भी नहीं बनवा पा रही है। अच्छा, बिल्कुल गवर्नमेंट जो अपने सरकारी नरकनामे जारी करती है उसको भी अमल दरामद करवाने में जो इंतज़ामिया है वो नाकाम रहती है। और इसी तरह दीगर अशिया की तरह पेट्रोल भी महंगा हो गया और शहरी मजबूर हैं, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है। हर शहरी ने पेट्रोल को इस्तेमाल करना है, ये वो चीज़ नहीं है जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। इसी वजह से शहरी भी नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को जो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली की सख्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों का रद्द-ए-अमल हमने देखा कि जी हुकूमत को मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। हुकूमत ने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मुनासिब हिकमत अमली बना ली है, अब वो आम शहरियों के लिए गैर मुनासिब है, तो हुकूमत क्या करे? ऐसा ही है दुरेना आप? जी, आपने बड़ा अच्छा फॉर्मेट चेंज किया है कि इससे पहले कि हम तनकीद करें, हाँ। हमें तो जो नज़र आ रहा है हमने तो वो बात करनी है, लेकिन लोगों का भी रद्द-ए-अमल दें, ताकि कभी भी ये चीज़ ना सामने आए जी कि वो कहें कि देखें जी आप तो अपनी तरफ से खुद ही एक अदालत लेकिन इसका भी इल्जाम हम पे आता है कि हम माइक आगे कर देते हैं ना, तो लोगों ने रोना था। अब वो बुजुर्ग जो हैं वो देखें, वो तो वेट कर रहे थे कि माइक उनके आगे किए। जैसे ही रिपोर्टर ने माइक आगे किया, उन्होंने पूरा जो हुकूमत का कच्चा चटा खोल के सामने और सिर्फ एक लाइन कि ये हुकूमत जो है वो नहीं चल रही, उसका मलबा जो है आवाम पे डाला जा रहा है महंगाई की सूरत में। बात तो ठीक है, और ये सिंपल इकोनॉमिक्स है जो हर बंदा समझता है, जानता है। उनको बड़े बड़े दावों से आने वाले मुस्तकबिल से जो है वो बहुत ज्यादा बातों पे अब यकीन नहीं रहा। आप यकीन उस चीज पे कर रहे हैं जिस दिन से गुजर रहे हैं। कोरोना ने खास तौर पे आपको मुस्तकबिल की फिक्र से आजाद कर दिया है, ऐसे ही है। और जितनी बेरहमी से कोरोना ने वार किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा बहुत लंबी प्लानिंग कर रहा होगा, कोई 10 साल की प्लानिंग कर रहा होगा, 20 साल की प्लानिंग कर रहा होगा। हर वो दिन इंपॉर्टेंट है जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया और आपने गुजार देना है। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो बात तो बुजुर्गों की ठीक है जो उन्होंने की है कि जी क्या मिला हमें, हमने सोचा क्या था, क्या हो गया, इनसे चल रहा नहीं, ये फारिग हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं। आम आदमी को रिलीफ देना तो दूर की बात, ज़हनी सुकून भी अगर दे दें तो बड़ी बात है। वैसे तो वो आपको पता सरकार कहती कवर में सुकून मिलेगा, लेकिन ये ज़हनी सुकून ही अगर किसी शहरी को दे दें, किसी आम बंदे को दे दें तो बहुत बड़ी बात है, कामयाबी होगी। आप इस तरह बातें करते हैं कि जिस तरह मदीना की रियासत पे बहुत कुछ होने जा रहा है, उसके बाद जब अमली तौर पे लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, महंगाई करके, पेट्रोल में इजाफा करके, खाने पीने की अशिया को महंगा करके। बहुत अच्छा कंपैरिजन बजट में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें 2019 से लेकर 2021 तक का कंपैरिजन किया गया कि 2019 में जो खुर्दनी तेल था वो कितना रुपए लीटर था, 130, और अब 2021 में 300 रुपए तक पहुंच चुका है। इसी तरह दालों का कंपैरिजन किया, दूध का कंपैरिजन किया, खाने पीने की वो तमाम चीज़ों का कंपैरिजन किया। आप ये बताएं कि हमारे पास तो बहुत सारे जो अवाम है उसके पास ना तो गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है। सही। उनको एक तो पेट्रोल की अगर आप कहते हैं जी कि हमने बड़ा रिलीफ दिया, बांग्लादेश में बड़ा महंगा है जी, भारत में बड़ा महंगा है, इनकी सारी लॉजिक सुन के भी आप कर लें रिलीफ दे दिया, तो उन लोगों को क्या कसूर है जो दूध इतना महंगा खरीद रहे हैं, जो दालें इतनी महंगी खरीद रहे हैं। आप दूध छोड़ दें, आटा बेसिक नीड है। मैं अगली खबर भी इसमें ऐड कर लेती हूँ जी। आटे का 20 किलो वाला थैला 90 रुपए महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से जैसे ही बजट आया था, आसिम रजा साहब मुतहरिक हो गए थे और बारहा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आटा महंगा होने जा रहा है। ये सब चीजें अगर खुद प्लान करके की जा रही हैं तो फिर अवाम का सोच कौन रहा है? दुरेना, आप मुझे ये बताएं कि सरकार किधर है? हाँ। सरकार के अंदर एक सरकार खड़ी है, एक जो ग्रुप है, जिस तरह आपका फ्लोर मिल ग्रुप्स है, इसका पोल्ट्री ग्रुप है, इसके बाद आपका मर्चेंट एसोसिएशन है, वो सारे तो ऐलानात खुद ही कर देते हैं। तो सरकार किधर है? फिर वो जो भाई साहब कह रहे थे कि जी इधर तो नर्खनामों पे अमल नहीं इनसे होता, तो इन्होंने रिलीफ क्या देना है?
तो आपका जो आटे की कीमत है, आपकी जो मुर्गी की कीमत है, दालों की कीमतें हैं, उस पर जो ऐलान करदा कीमतों पे आप अमल दरामद नहीं करा पाते, तो आप इन लोगों पे लगाम कहाँ डालेंगे? फिर वो अपनी मर्जी से जो रेट अनाउंस कर दें। अब इनसे पूछा जाए कि जी 90 रुपए किस कानून के तहत, किस डिप्रिसिएशन के तहत, किस नुकसान की तलाफी के तहत जनाब आपको 90 रुपए इजाजत दी जाए? कोई बंदा बात तो करे, बात कोई करता नहीं। सरकार है नहीं, सरकार ने लोगों को माफिया के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, और माफिया और बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ताजर कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने मुताबिक अपने मफादात को भी देखती हैं। एसोसिएशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जान के सुई फंसा के रखती हैं, कीमतों में इस्तेकाम आता नहीं, हुकूमत जो इस्तेकाम लाने के लिए रेट अनाउंस करती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। हम तो इसी चक्कर के गिर्द घूमते जा रहे हैं, और हर दिन जो है कीमती दिन जिंदगी का ज़ाया होता जा रहा है और रिलीफ आपको मिल नहीं रहा। आए रोज आम शहरी एक ना एक नेमत खाने पीने से महरूम होता जा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन आटे से आप रोटी भी 2 वक्त की जो है वो किसी से छीन रहे हैं। चले कोई गोश्त नहीं खाएगा, कोई दालें सब्जियां महंगी हो गई, वो क्वांटिटी कम कर देगा, पेट्रोल का इस्तेमाल कोई कम कर देगा। रोटी तो वो बुनियादी चीज है कि गरीब ने भी खानी है, अमीर ने भी आप खानी है। मैक्सिमम लोगों से सर्वे तो करके देखें, मेरा ख्याल है कि मेजर लोगों ने तो शायद 15-20 दिन तक मटन ना खाया हो, महीना ना खाया हो। सही कह रहे हैं आप, उसके बाद चिकन की बात आ गई, चिकन के भी वो हालात हो गए थे, वो भी महीना ना खाया हो। दालें रह गई, वो भी महदूद दालें। अब सारी दालें लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। चने की दाल ले लें, माश की दाल ले लें, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद आप उठा के देख लें जी, आलू सब्जी प्याज, बस आलू सब्जी प्याज टमाटर खाई रखें। अब हर रोज तो नहीं है, आप खा सकते हैं जी। और उसके बाद रोटी अगर आप 2 खाते थे तो 1 कर लें। इस हुकूमत के साथ तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं है। आप चौथ करीब पहुंच गए हैं, 1 साल और रह जाएगा, उसके बाद और इस 1 साल में क्या होगा? हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ही सबके हाल पे रहम करे और हुक्मरानों को जो है वो कुछ अवाम के लिए करने का भी दिमाग दे दे कि अवाम के लिए भी कुछ अच्छा सोच लें। खैर, अब जो हमने खबर डिस्कस करनी है वो मेरे लिए कुछ हैरान भी है और परेशान भी है। शराब की सनत को फरोग देने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम उठाया गया है। ये अहम इकदाम क्या है, इसमें हैरानी और परेशानी वाली बात क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और ख़बर हमारे पास नेक्स्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। शराब की फ़रोख्त पर टैक्स वसूली का हदफ 1 अरब मुकर्रर किया गया है। शराब की सनत को फ़रोग देने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये अहम इकदाम उठाया गया है। किस तरह अहम है ये इकदाम? देखिए जी, मैं आपको मजाक में मैंने बहुत अर्से पहले प्रोग्राम में एक बात की थी, हम उस तरफ जा रहे हैं कि तब्दीली लिबास पे भी टैक्स होगा। आप रोज लिबास जो है वो तब्दील नहीं कर सकेंगे। अगर 7 दिन में 7 लिबास तब्दील करेंगे तो यानी सबसे ज्यादा मुतासिर हम होने वाले हैं। तो ये हुकूमत देखे जी, टैक्स का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। आप मजाक में कुछ सोचते हैं कि अच्छा ये ना हो कि यार कल इस चीज़ पर टैक्स लेना शुरू कर दें, वो वाकई कल उस चीज़ पर टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। हम इस चीज़ को ना, हम असल में थोड़ा सा मादियत परस्ती की तरफ जा रहे हैं। सही कह रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारा जो मुल्क है वो किस कॉज पे बना था, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है नहीं है। हमने जो है वो सरमाया इकट्ठा करना है। और फिर आप जो खुद दावा कर रहे हैं रियासत मदीना का, हमने ये नहीं सोचना कि किस चीज़ पे जायज़ सरमायादारी और उसका निज़ाम से टैक्स लेना वाजिब है, किससे आसानी है, किससे नहीं है। बहरहाल ये बहुत बड़ी बहस है, इसमें शरई मसाइल भी आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके जो मुल्क जिस नजरिए की बुनियाद पे रखा गया था उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। कह रहे हैं। तो आपने इस चीज को छोड़ के कि क्या है क्या नहीं, आपने कहा जी पैसे इकट्ठे करो, जहां से मर्जी करो, खजाना भरना है, आमदन का कोई जरिया देखना। और ये मादियत परस्ती की किसी भी गवर्नमेंट की एक बहुत आला मिसाल के तौर पे पेश की जा सकती है कि सरमायादारी के निज़ाम में आप ये नहीं देखते कि क्या चीज़ आपकी जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है। आप बस सरमाया इकट्ठा करते कुछ हैं। नई चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जा रही हैं, और उन्होंने मेरे ख्याल से ये भी जब ये हुकूमत शुरू में आई तो इसी सरकार ने, जो हमारी पंजाब हुकूमत थी, उन्होंने आपको पता है शराब का लाइसेंस जारी कर दिया। उस स्कैंडल में ठीक ठाक फंसे, नैब ने इंक्वायरी होल्ड कर दी, नैब की इंक्वायरी से निकले, तो फिर अब जाते जाते इस हुकूमत में एक नया काम आ गया कि जी अब आप शराब पे जो है ना आपने बहुतात उसकी लगानी शुरू कर दी है जी कि आप बेचें, जितनी मर्जी बेचें, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन टैक्स जो है ना वो बराबर अदा करते रहे। देखिए, शराब के परमिट पे और शराब की जो आपकी सेल थी, जितनी भी ज़्यादा फरामी थी, उस पर एक लिमिटेशन थी, और लिमिटेशन के तहत कोई भी 5 स्टार होटल या जहाँ जहाँ आपने अलाउ किया हुआ था वो नहीं दे सकते थे। अब इसके तहत तो मुझे लगता है कि उल्ट फार्मूला हो गया है कि आप पे वो लिमिटेशन नहीं है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार चमकाएं और सरकार को पैसा देते रहें।
ताकि उनका 1 अरब रुपए का हदफ जो है वो पूरा हो सके। अब एक्साइज से बंदा इसके पूछे असरात क्या हो सकते हैं, ये कुछ सोचा है मुआशरे में, इससे क्या तब्दीली आ सकती है? इससे असरात ये होंगे कि जो चीज़ पहले मुआशरे में सरेआम नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा रोक टोक थी, कानून कवानीन थे, अब वो चीज़ें आसानियाँ होंगी, बहतात हो जाएगी, फरावानी हो जाएगी। और जिस चीज़ की बहतात और फरावानी हो जाती है ना, वो हमारे माशरे को बहुत तेज़ी से ख़राब कर देती है और वो लोगों के अंदर दीमक की तरह उनकी बुनियादों को जो है वो चाटना शुरू कर देती है। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजन बतौर सरकार आपने ये भी तो देखना होता है ना कि किस चीज़ की बहतात और फरावानी से हमें क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप 1 अरब के बदले आप इस कौम को देने क्या जा रहे हैं? आपने ये भी तो इवेल्युएट करना होता है। ये भी तो जिम्मेदारी आपकी इस हुकूमत की और हुकूमत वक्त के जो फैसला कुनंदगान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तो हाईलाइट करना है, आपको झंझोड़ना है, आपको एक ऐसा मंजर दिखाना है जो आने वाले वक्त में दीवार के उस पार नजर आ रहा है। लेकिन मुझे इस खबर को दुरेने आप वाइंड अप करना है तो मैं बस यही कहूंगी कि इन दी एंड ये सोचा गया है हमने अपने खजाने भरने हैं, आमदन का कोई रास्ता निकालना है, मुआशरा उससे किस्म करप्शन बढ़ेगी, नए लाइसेंसों के लिए लोग टूट पड़ेंगे, मुस्लिम गैर मुस्लिम का कोई लिहाज नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा बहताज जो है ना वो हमारे मुल्क में नजर आएगी। ये कोई बहुत बेहतर फैसला नहीं है। 1 अरब आप टैक्स इकट्ठा कर सकते थे बहुत सारी चीजों से। आप देखें जायज नाजायज चालान करके भी तो कर रहे हैं ना 3 अरब इकट्ठे, तो आप इसी तरह के किसी और जगह भी आप चालान जो है वो नाफिज कर देते। लेकिन इस तरह के फैसलों पे जिससे आपकी नस्ल जो है वो दाव पे लग जाए, ये नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको आगे इसके क्या नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कि आपका मुआशरा बेराहरवी की तरफ जा रहा है अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे, जो कि आप कर भी चुके हैं। खैर, शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की हम बात करने वाले हैं। शाकाम फ्लाईओवर की तामीर के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए चौक को बंद कर दिया गया है। अब ये मंसूबे अवाम के लिए जहमत है या फिर रहमत है? रहमत तो आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल अवाम का रद्द-ए-अमल इस पर क्या है और ऑल्टरनेट रास्ते क्या हैं, इस पर दुर्रे नायाब हमें डिटेल में बताएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खबर हमारे पास है, शाकाम फ्लाईओवर की तामीर के लिए चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। एलडीए की जानिब से मंसूबे की तामीर का हदफ जनवरी 2020 मुकर्रर किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब ऑल्टरनेट वे क्या है? शहरियों की रहनुमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन्हें भी तकलीफ का सामना करना पड़े। सेकेंडली ये जी कि जो हदफ दिया गया है उसमें ये मंसूबा पूरा होता नजर आ रहा है या नहीं? जी दुर्रे नायाब। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है शाकाम फ्लाईओवर का और बड़े अरसे से इसको शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी बनाना चाह रही थी। उसके बाद इसको गुजार सरकार ने भी इसको टेकअप किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे तो आम हालात में इतनी ट्रैफिक होती है कि अगर आपने ठोकर से नहर को अडॉप्ट करते हुए बहरिया जाना हो तो आप नहीं जा सकते, आपको लंबा तवील इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरह आपको डिफेंस रोड से अगर मुल्तान रोड पे या मुल्तान रोड से डिफेंस रोड पे जाना हो तो तवील इंतज़ार करना पड़ता है। बहरिया से निकलने और दाखिल होने के लिए जो आप रोहिन नाले पे ब्रिज इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल ब्रिज है, वहाँ तो अखीर लाइनें लग जाती हैं। अब जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया इसमें सबसे बड़ी गलती ये की गई कि सब कुछ जो है वो मौके पे ही आपने जो है ना कास्ट करना है। यानी कि आपने जो इस ब्रिज के ऊपर ट्रांसम रखते हैं, गार्डर्स रखते हैं, इससे पहले ये किसी और जगह पे कास्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने उल्टा निज़ाम चला दिया। शौकत खानम के ऊपर जो फ्लाईओवर बनाया गया उसका तमाम मटेरियल तमाम डिज़ाइन के मुताबिक कहीं और कास्ट किया गया और जब उसको आपने उसके पिलर्स खड़े कर लिए तो उसके ऊपर गर्डर्स और ट्राजम ला के वहाँ पे कास्ट कर दिए गए, तो आपको लोगों को दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। इन्होंने हर चीज़ मौके पे कर दिया, यानी कि 10 माह का प्रोजेक्ट है, 10 माह के लिए चौक खोलना नामुमकिन है। आप यानी ये तो वाज़े लाहौरियों को हम बता दें कि 10 माह ये तो क्लियर बात है बंद रहेगा। अच्छा दुर्रे नायाब, हमारे पास रिपोर्ट भी है इस हवाले से, पहले अपने नाज़रीन को वो दिखा देते हैं फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। जी दिखाइएगा। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल शाकाम फ्लाईओवर पर तामीराती काम का आगाज हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मुतवाज़िन निज़ाम तरतीब दिया गया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक नहर से बहरिया की जानिब आने वाली ट्रैफिक जुबली टाउन मोहलनवाल से डिफेंस रोड पर आएगी। डिफेंस रोड से ट्रैफिक को ग्रीन सोसाइटी ब्रिज से बहरिया के अंदर रास्ता फराहम किया जाएगा। बहरिया से ठोकर और डिफेंस रोड पर वापसी के लिए भी यही रूट इस्तेमाल होगा। हैवी ट्रैफिक को ठोकर से सुंदर राइवल रोड की जानिब रास्ता फराहम किया जाएगा। रोही नाले पर जलियाना वाला पुल बंद कर दिया जाएगा। शाकाम चौक पर डिफेंस रोड, बहरिया, केनाल रोड और मुल्तान रोड से आना मुमकिन नहीं होगा। फ्लाईओवर का तामीराती काम मुकम्मल होने तक मामूल के रास्ते बंद रहेंगे।
LDA ने शाकाम चौक की कंस्ट्रक्शन का हदफ जनवरी 2022 मुकर्रर कर रखा है। PC1 के मुताबिक मंसूबा मार्च 2022 में मुकम्मल होना है। 10 माह तक शाकाम चौक को बंद रखना शहरियों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और LDA का भी इम्तिहान है। सही, थैंक यू सो मच दुर्रे नयाब, आपने शहरियों को अल्टरनेट रास्ता खासी डिटेल में बता दिया। रिपोर्ट दिखाने का मकसद भी ये था कि शहरियों को कम से कम जहमत से बचाया जा सके। अब 10 माह का वक्त है, आगे मॉनसून की आमद है, अल्टरनेट फेज जो है वो भी जो है वो तंग पड़ जाएंगे अगर ये 10 माह में मुकम्मल ना हो। बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। ये अभी तो 1 हफ्ता 10 दिन इनको प्रैक्टिस में लग जाएंगे। कभी ये चौक खोलेंगे, कभी बंद करेंगे, कभी बहुत ज्यादा चौक हो जाएंगे अल्टरनेट रूट, तो फिर इनको चौक चलाना पड़ेगा क्योंकि पूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी चौक में स्टार्ट नहीं हुई। अभी उन्होंने रोही नाले के अतराफ पे अपना साइट ऑफिस बना के वहीं पे उन्होंने कंटेनर शिफ्ट किए और वहाँ पे थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी पाइल टेस्टिंग है, उसके प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन जब चौक के ऊपर 100% कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर तो आप एक मोटरसाइकिल भी गुजार नहीं सकते। लेकिन कुछ दिन तक ये कभी कोई अल्टरनेट रूट चलाएंगे, कभी कहीं से गुजारेंगे, कभी कहीं से चलाएंगे, तो फिर शहरियों की परेशानी तो वहीं रह जाएगी। देखिए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिफेंस रोड की, इस जो ठोकर वाली साइड है और दूसरी जो बहरिया वाली साइड है, उनकी ट्रैफिक को बाईपास करना। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पहले बहरिया से निकले और वाली ट्रैफिक तो बहरिया की बिल्कुल, और बहरिया के बैक गेट से अड्डा प्लाट है, अड्डा प्लाट से वो राइविंड को अल्टरनेट रूट लेके वो शौकत खानम की तरफ आए, सदरन बाईपास लेके फिर ठोकर जाए। और ये जो 5-7 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो अब 10 से 15 किलोमीटर ट्रैक पे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप कभी बहरिया जाने के इत्तफाक हो और आप शाकाम चौक को बाईपास करें तो आपको डिफेंस रोड की जानिब 2 बड़े ही कमज़ोर से ब्रिज नज़र आते हैं, जिसमें एक को जलियाना वाला ब्रिज कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जलियाना वाला गाँव है बड़ा मशहूर। उस ब्रिज पे हालत ये है कि पहले एक तरफ की ट्रैफिक आती है तो इधर की ट्रैफिक रोकी जाती है, फिर जब इधर की ट्रैफिक चलती है तो उस दूसरी जाने की ट्रैफिक रोकी जाती है। वो इतना कमज़ोर ब्रिज है और इतना तंग ब्रिज है कि उस पर 2 गाड़ियां इकट्ठी क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह तीसरा ब्रिज जो है, जो ग्रीन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, मुकामी लोग उसको समझते हैं, वो और दूर है। तो आप जलियाना वाले ब्रिज को बंद करेंगे और ग्रीन सोसाइटी वाले ब्रिज को खोलेंगे, उस पर ट्रैफिक को चलाने की कोशिश करेंगे। आपने एक ऑल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश की है रोही नाले पे, शाकाम चौक से बहरिया की जानिब एक नाले के साथ साथ सड़क जाती है अंदर। आपने वो कच्चा रूट बना दिया है कि जी ट्रैफिक को बहरिया से निकाल के उस कच्चे रोड पे चलाएंगे और आगे ब्रिज से लाके उसको करके वो रोड लेकिन मसला ये है कि वो बरसात का मौसम है, आपने नई मिट्टी डाल के रोड किया है, उसके साथ नाला लगता है रोही का, वहाँ पे जो कटाव हो सकता है उस रोड का, उसके अंदर मिट्टी जो है वो नाले के बहाव में बह सकती है। बहुत सारे उसके अंदर आपको ट्रैफिक के हजल है। उसके बाद आप हैवी ट्रैफिक को बाहर लेके, वो तो खैर बहुत दूर कहानी है ना कि वो ठोकर से जाएंगे, सुंदर जाएंगे, राइविन रोड पे आएंगे, फिर अड्डा प्लाट आएंगे, फिर अंदर आएंगे। जी, हम दुआ गो हैं कि शहरियों की मुश्किलात कम हो और ये मंसूबे जो कि तरक्याती मंसूबे हैं और अवाम की फलाह के लिए हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो ताकि इसका फायदा भी कुछ अवाम को पहुंच जाए। दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ PHA किस तरह से कंगाल हुआ और अब मामलात किस तरह से चलाएगा, बहुत सारे सवाल आते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट में कहा था कि कुछ PHA के मामलात भी डिस्कस करेंगे, कुछ शहर की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे आज के शो में। अब जो बाज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ नाकिस पॉलिसियाँ हैं, इदारे को खुद कफील ना बनाने का खमियाजा है और PHA नए पाकिस्तान में फ़िलहाल हमें कंगाल नज़र आ रही है। खुद PHA की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि अगर उन्हें मुतल्लिका बजट नहीं दिया जाता तो फिर वो इदारा नहीं चला सकते हैं और वाज़ेह तौर पे कहा गया है जी 14 अरब 41 करोड़ रुपए अगर फराहम नहीं किए जाते तो इदारा नहीं चल सकता। फिलहाल तनख्वाह की मद में पैसे नहीं हैं, अगर आपने ग्रीन बेल्ट्स पे पानी लगाना है तो पैसे नहीं हैं, 800 पार्क्स हैं जिनकी मेंटेन करनी है, पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं तो मामलात किस तरह से चलेंगे? फिलहाल शहर में ओवरऑल हालात क्या हैं? PHA के हवाले से लोग भी बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं, तो ये शिकायतें किस तरह से दूर होंगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, जो रिक्वेजिशन आपकी स्टार्ट तो आपने कर लिया है जी, तो वो अब ये स्टार्ट करने के लिए ही हमने शो किया ना। अब वाज़ेह तौर पर आपने कह दिया कि इतना बजट चाहिए जिससे हम इदारा चला सकते हैं। अगर बजट नहीं मिलता तो जो अभी मामलात हैं वो भी बताइएगा और बताइएगा कि किस तरह से फिलहाल इदारा चल रहा है।
देखिए, आपने बड़ा खौफनाक मंजर पेश किया है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। इसके बरक्स है। बरक्स चलें आप बता दीजिए। अब मैं आपको बताऊँ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं बात करता हूँ। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का मजमूई बजट जो पिछले माली साल में था वो 4300 मिलियन था। गवर्नमेंट ने जो आपने कहा कि खुद कफील होने चाहिए इदारे, तो हमने इस पॉलिसी पे काम किया। गवर्नमेंट ने हमें 1900 मिलियन दिया और प्लस हमें 9.5 करोड़ रुपया मिला मियाँ बाकी जंगल लगाने की मद में। तो ये 2 सेपरेट पेमेंट्स हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़ार साहब ने, मियाँ महमूद रशीद साहब ने एक कोर कमेटी का तयन किया, कोर कमेटी बनाई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि PHA को अपने पाँव पे खड़ा करना, मालियाती एतबार से मुस्तहकम करना और फिर उसका नया बिजनेस प्लान तश्कील करना। माजी में ये होता था कि लीकेजेस तो हमेशा रहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब पिछले 22 साल इसकी उम्र है, 22 साल में यही कुछ होता रहा। हमने उस कमेटी ने पिछले 1 साल में मुसलसल मेहनत करके एडवर्टाइज़र को मिला के, अपने मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स को, दिगर को मिला के हमने अपना 54%, ओहो अब सुने ना, 54% अपना रेवेन्यू बढ़ाया बगैर किसी चीज़ की कीमत बढ़ाए। यानी अगर आपने किसी चीज की आपने कहा रेवेन्यू बढ़ाया, ये आपकी जानिब से दावा, ठीक है, आपकी जानिब से दावा किया जा रहा है। मुझे सिर्फ ये कह दीजिएगा कि ये रिक्विजिशन आपकी तरफ से नहीं दी गई, वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया कि आइंदा माली साल अगर 14 अरब 41 करोड़ नहीं मिलते तो आप नहीं दायरा चला सकते। मैंने तो आपको एक पसे मंजर, हमारे पास तो आप ही की रिक्विजिशन का पेपर मौजूद है ना, मैंने तो इससे डिनाई नहीं किया। मैंने कब कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं, आपने स्टार्ट में कह दिया कि मैंने खौफनाक मंजर कशी कर दी। तो वो मंजर कशी हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ना। सर मैं बताता हूँ, हमने जिस चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे, आप ये देखें कि हमने एक पॉलिसी इख्तियार की वासा के साथ मिलके कि पानी को, बारिशी पानी को महफूज कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे बड़ी हर्डल ये थी कि लाहौर में 3000 किलोमीटर की जो ग्रीन बेल्ट्स थी वो ज़मीन के ऊपर थी। तो बारिश का पानी वो पाइप्स में और नदी नालों में, गटरों में चला जाता था, वो ज़ाया हो जाता। हमने उसको इस्तेमाल में लाना था। इसके लिए हमने ये एक प्लान गवर्नमेंट को दिया, इस पे काम चल रहा है कि हम पूरे लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स को ज़मीन के नीचे कर दें, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि बारिश का पानी वहाँ पे जमा हो जाए। हमें जो पानी की कमी हर साल महसूस होती है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी दुनिया में, ये है तो इस चीज़ के लिए फंड्स दरकार थे। अगर हम वो प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए दरकार थे, अदरवाइज तो हमारा जिस तरह चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना, इस पूरे 1.5 साल के अरसे में जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ें मुतासर किया वो बिज़नेस एक्टिविटी, जो एडवर्टाइज़र की तरफ से हमें रेवेन्यू इकट्ठा होता था, चूँकि बिज़नेस एक्टिविटी बहुत कम थी, उसकी वजह से हम, अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक तो सैकड़ों आपके लग गए बोर्ड्स और उस पर अप्रूवल भी नहीं हो सका, उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा। 25 करोड़ का सालाना रेवेन्यू कम होकर 20 करोड़ पर आ गया। 20 करोड़ पे नहीं आया। सालाना जो हम इकट्ठा करते हैं 76 प्लस, वो पूरा इसलिए नहीं इकट्ठा हो सका कि बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी कोरोना की वजह से, जहां पे हर इंडस्ट्री, हर खिता, हर पूरी दुनिया मुतासर हुई। अच्छा, ये आर्जी है, ये आर्जी है। जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, हमें वो है मेरे पास। आप मुझे बता दीजिए, मैंने तो खौफनाक मंजर कशी कर दी। हमारी इत्तलात के मुताबिक, जैसे दुरे नायाब हमें रिपोर्ट भी करते रहते हैं, हालात कुछ PHA के ये हैं कि आपने घास को पानी लगाना है तो कहा यह जा रहा है पैसे नहीं है। 2500 कैनाल पर मुहित जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको मेंटेन करना है, पैसे नहीं है। 800 के करीब पार्क्स हैं जिनकी आपने मेंटेन करनी है, जिनको उसके लिए भी पैसे नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारा वो जो वॉल्यूम है वो उतना ही है, हमारे मुलाजमीन की तादाद भी उतनी है। हमने कोई डेवलपमेंट का बजट मांगा था कि डेवलपमेंट के लिए हमें, अगर हम करना चाहें, चूँकि हमें मुख्तलिफ मकामात से, आप मीडिया के दोस्तों की वजह से हमें निशानदेही भी रहती है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो हमने जो इस दफ़ा तरक्याती स्कीमें रखी हैं उसके लिए फ़ंड्स दरकार थे। और मैंने आपकी किसी बात को रद्द नहीं किया, लेकिन मैं साथ साथ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हमें इस मद में पैसे चाहिए जो इस कौम और इस शहर पे खर्च होंगे। अदरवाइज यानी ये मामला जो हम हाईलाइट कर रहे हैं दुरुस्त हैं, ये हालात हैं? जी, मैंने तो इससे इनकार नहीं किया। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, तनख्वाहों के मामलात भी हैं और ये भी कहा गया कि माली कम तादाद में रखे गए, तनख्वाहों की वसूली ज़्यादा रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे 2 ऑडिट होते हैं, एक तो इंटरनल,
एक ऑडिटर जनरल की तरफ से होता है। तो अगर माजी में कभी कोई ऐसी बात हुई होगी तो वो ज़रूर ग्रिप में आएंगे। पिछले 2.5-3 साल के दौरान मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा, ज़ुहैब भट्ट साहब ने भी एक स्कैंडल हाईलाइट किया था जो डीजल कीमत में गबन किया गया, उसका वाज़े तौर पर आपका भी हमने शॉट दिखाया था कि आपने कहा था कि जी मुकम्मल तौर पर इस पर जो है वो तमाम चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अपडेट क्या है उसमें मैं पेशरफ्त बताता हूँ। एक तो मैं सिटी 42 उसकी पूरी इंतज़ामिया का, ज़ुहैब भट्ट का, दुर नयाब का मशकूर हूँ कि वो हमारी कोताहियाँ जहाँ जहाँ पे होती हैं वो हमें निशानदेही करते हैं, उससे एक इस्लाह हमें मिलती है, हम अपनी चीज़ों को, अपनी खामियों को दूर करते हैं। अब उस मामले में मैंने उसी प्रोग्राम में कमिट किया था कि हम इसको इंक्वायरी कराएंगे। उस वक्त हमने इब्तदाई तौर पे सबसे पहला जो स्टेप ये वो लिया, उसकी क्वांटिटी को कम किया। जहाँ पे 30,000 लीटर था हमने उसको कम किया और हमने 30 जून तक का हटा दिया था वहाँ से। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कहानी तो सारी डायरेक्टर ने खराब नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह थोड़ी है कि एक बंदे पे इल्ज़ाम आए और उसको आप फारिग कर दें। जब तक तहकीकात नहीं होती, 30 जून तक मैंने आपको कहा ना, 30 जून तक वो हमारी एक कमेटी जो हमारे M&O डिपार्टमेंट है, DG साहब है, ADG साहब हैं, वो सब मिल के इस बात पे काम कर रहे हैं। 30 तारीख को हम देखेंगे कि कितना पेट्रोल पिछले 6 माह के दौरान इस्तेमाल हुआ। इसमें तो कोई बात, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान ये ना कि इसमें कोई बात नहीं है, नहीं, मैंने तो ये बात ही नहीं की ना। देखें, हम किसी को डिफेंड नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, को करप्शन करने या करप्शन बर्दाश्त करने नहीं बैठे हुए। लेकिन इस तरह भी नहीं हो सकता कि अगर कोई चीज हाईलाइट की जाए। खत्म करने का दावा जरूर किया था। जी जी बिल्कुल किया था। तो मैंने यही कहा ना कि तहरीके इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, करप्शन करने या करप्शन बर्दाश्त करने नहीं आए, खत्म करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये भी वैसे मुमकिन नहीं है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ दरखास्त आए या कोई निशानदेही हो, आप उसी निशानदेही पे, उसी दरखास्त के ऊपर उसको बिल्कुल मुअत्तल कर दें जब तक के तहकीकात ना हो जाए। और मेरी बात सुने, ये जो कैमरे आपके हैं और आपके इतने एक्सपर्ट्स और कॉम्पिटेंट जो रिपोर्टर्स हैं, क्या इनसे बात छुपी रह सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो फिर आप इत्मीनान रखें, जिसने जो किया है वो इसका खुमियाजा भुगतेगा। सही। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, ये तो आपने कहा कि 30 जून तक का वक्त है, तो इस पे जरूर आप काम भी कर रहे होंगे। अच्छा, हमने उसकी क्वांटिटी को वो 50% लेस कर दी। और अच्छा, मैं आपको एक वजाहत करना चाहता हूँ, आज चले, बड़ा अच्छा हुआ मुझे प्लेटफॉर्म भी मिल गया। प्रोग्राम का जो एक क्लेम था, जो एक हम पे एक एलिगेशन था पाक सेंट हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पे और मुतलका डायरेक्टर पे, वो ये था, मैंने आते ही लगा दिया, एक इल्जाम ज़ुहैब ने लगा दिया। हमें खुशी है इस बात की कि जहाँ जहाँ पे खराबियां हैं, कम से कम आप दोस्त हमारी रहनुमाई करते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये था कि पार्क्स अगर बंद हैं, अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, पार्क्स अगर बंद है तो फिर पेट्रोल कैसे खर्च होता है? अब मैं आपको दो चीजें सिर्फ बताना चाहता हूँ। पार्क्स अगर बंद हैं, लोग वहां पे नहीं आते 3-4 माह से, लेकिन घास क्या, वो जब बंद होगा तो घास बढ़ना बंद हो जाएगी, दरख्तों की कटिंग रुक जाएगी। वो 25 एकड़ पर मुश्तमिल जो पार्क है उसको पानी नहीं लगना। वो पानी कैसे, वो पाइप से लगेगा? नहीं, वो वाटर लारियों से लगेगा। एक बात। दूसरा ये है कि वो कोई आम पार्क नहीं है, वो हमारी एक शनाख्त है मीनार पाकिस्तान, वहाँ पे लाइट्स बंद नहीं होती। तीसरा मैं आपसे पहलू ये बयान करना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे एक, आपको पता है, कौमी एक वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी है, तो उसकी लाइट्स बंद नहीं हो सकती, यानी इस्तेमाल हुआ। आप लोगों की बात हमने सिर्फ टेक की, यानी ज़ुहैब ने ये इल्जाम लगा दिया। नहीं, आप अंदर काम कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि डीजल इस्तेमाल। एक तो मैं नहीं कर रहा था, आप ये जरा थोड़ा क्लियर करें ना, हमारा स्टाफ कर रहा था। नहीं, इल्जाम की बात नहीं कर रहा, निशानदेही की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे गुजारिश नहीं, बिल्कुल दुरुस्त की थी। अच्छा, हमने उससे जो पहलू लिया ना, हमने ये कहा यार काम तो हो रहा है, ठीक है, उस तरह का काम नहीं जिस तरह माजी में जब आम रूटीन में होता था। अगर पेट्रोल ज्यादा खर्च होता था, आपने मान लिया? माजी में, मेरे माजी में, यानी जब हम तहरीक इंसाफ, मैं पिछले माजी की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले 6-7 माह से जो काम हो रहा था, उस वक्त तो लॉकडाउन नहीं था, लोगों की एक्सेस थी। उस वक्त पेट्रोल कितना खर्च होता था और आज कितना होता है, हमने पूरे 6 माह का वो रिकॉर्ड और वो सारी मशीनरी। हाफिज साहब, आपका ये कहना है कि ये चीज़ जो मेंशन की गई ज़ुहैब की जानिब से कि पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हुआ, डीजल इस्तेमाल नहीं हुआ, पार्क के अंदर काम हो रहा था, आप ये वजाहत पेश कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी ठीक है। हमारे साथ मैं साथ वजाहत ये भी पेश कर रहा हूँ कि जो आपके टीवी चैनल ने निशानदेही की थी, हम उस पर काम कर रहे हैं और 30 जून का मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। और मैं, आप मेरे पे एक चीज डालें, इल्जाम, मैं निशानदेही की बात,
निशानदेही चलिए, आपने कहा कि ये हम पे इल्जाम भी लगाया गया है। ज़ुहैब भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। ज़ुहैब, गुफ्तगू हाफिज साहब की आपने भी सुनी, फॉलो अप आपकी स्टोरी पर क्या हुआ? और हाफिज साहब का ये कहना है कि जी वो इस पर मामले पर काम तो कर रही हैं, लेकिन जो मामला आपने उठाया उनका ये कहना था कि पार्ट के अंदर काम हो भी रहा था। तो उनका ये कहना है कि एक तरफ तो मामले की छानबीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी वो तस्हीह करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, हाफिज साहब भी यहाँ अपने लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह माफिया के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हाफिज साहब इसको जरा गौर से देखें, और आप सब मुझसे एग्री भी करते रहे हैं कि ये बात ठीक है, और जो इन्होंने अभी बात की कि लाइट्स जल रही हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क की लाइट जल रही हैं, तो हमने वीडियो भी शेयर की थी उसके अगले दिन ही, बल्कि उसी दिन ही रात को, कि लाइट्स नहीं जलती। और ये लाहौरी है जो उनसे गवाह इस चीज के कि जब से लॉकडाउन था कमिश्नर ने ये ऑर्डर किया था कि लाइट्स नहीं जलेंगी, जितने भी तफरीही मकामात हैं उनकी लाइट, इवन स्ट्रीट लाइट्स तक बंद कर दी गई थी, क्योंकि 4 महीने से हम लॉकडाउन में थे। और दूसरी जहां तक रही बात उसकी, वो साहब की जो वहां पर थे, डायरेक्टर थे, अभी भी हैं, वो उन्होंने कहा कि यार तुमने अगर ये खबर चला भी दी, उनके जो करीबी हल्के, उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ा, कौन सी इंक्वायरी हुई, क्या चीजें बनी। वो तो इतने रीज़ा दलेरी से ये कहते पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा काम है निशानदेही करना। जैसे आवाज साहब ने ये बात तो ठीक कही कि हमने निशानदेही कर दी, हमारा इतना फर्ज था, लेकिन उसके ऊपर काम करना, वो प्रूफ जो थे, जो हमने सिर्फ इनसे इतना कहा था कि जो पेट्रोल ये डलवा रहे हैं, जिस पेट्रोल फिलिंग स्टेशन से डलवा रहे हैं, उसकी रसीदें देख लें जी, क्योंकि जब जिस फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं आप रसीदें लेते हैं, आपको पता है कि किसी भी अगर ऑफिशियली जो कार्ड इस्तेमाल हुआ हो, उस कार्ड की डिटेल होती है कि ये कार्ड कहाँ कहाँ कितना इस्तेमाल हुआ और कितना कहाँ तक इस्तेमाल किया गया, कितना फ्यूल कब डलवाया गया। दूसरी चीज इनको एक और चीज कही थी कि 2 फिलिंग स्टेशन है। एक फिलिंग स्टेशन जो शादरे वाला है वो 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पड़ता है। एक फिलिंग स्टेशन जो वो सब्जाजार वाला है वो 15 या 17 किलोमीटर पड़ता है। तो ये वहां से जाके फिलिंग क्यों करवाते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें थी जो बताई गई, लेकिन मुझे आप साहब की बात सुन के ये लग रहा है कि माफिया बड़ा ताकतवर है। माफिया तो हर जगह ताकतवर है। थैंक यू सो मच। ज़ुहैब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाकई माफिया ताकतवर? जी मैं आपको बताता हूँ ये कैसा माफिया ताकतवर है कि हम पिछले 2.5-3 साल के दौरान जितने, अब मतलब सबसे पहले तो मैंने जो पिछले वाइस चेयरमैन के इख्तियारात भी इस्तेमाल करते रहे एहसन इकबाल के भाई, उसकी करप्शन को मैंने बेनकाब किया, जहाँ पे एंटी करप्शन में मैंने उसके खिलाफ किया। नहीं पुराने कहाँ पे, ये 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अपने ही दौरे हुकूमत में मैं माफिया, देखें मैं आपको बताता हूँ, आपके जो कैमराज हैं, आपके जो रिपोर्टर्स हैं, वो काम करते हैं जी, बिल्कुल, उनसे कोई चीज छुपी रह सकती है? नहीं। तो आप अपने स्टाफ से पूछे कि जितनी ट्रांसपेरेंसी को हमने यकीनी बनाने की कोशिश की, इकदामात किए, क्या आया पिछले दौर से ये बेहतर नहीं था? आप सिर्फ ये देखें कि पिछले, मैं आपको दलील के तौर पे दौर से किस तरह बेहतर था, हमें तो जो ग्राउंड पर रियलिटीज नजर आ रही है, हमने उस बुनियाद पे। एक बात सुने ना सर, आप ये देखिए, जहां पे 4300 मिलियन बजट दिया जाता था, हम वो 1900 में कम वसाइल में रहते हुए वो तमाम तनख्वाहें भी दे रहे हैं। आपने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आप ये क्यों नहीं कहते कि जब 4300 मिलियन बजट था उसको हमने 1900 कर दिया, तो फिर 1900 में भी पीएचए अपने पांव पे तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन काम तो कर रहा है। चलिए जी, हम यही अल्ले तल्ले खर्च किए, खत्म किए हमने। आपको पता नहीं क्यों नहीं काम नजर आता। लाहौर में 80 जंगलात लगाए, ये भी आपको नजर नहीं आए। जरूर हम इस पे बात करते हैं। मुझे फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हाफिज ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाफिज साहब, शहर में अभी जो पीएचए की जानिब से काम किए जा रहे हैं, कुछ उन पर रोशनी डालिएगा। जी, मैं वो तफसील बताता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाहौर में बारिशी पानी को महफूज करने के लिए इकदाम किए गए। लाहौर के 26 से बारिशों की प्रेडिक्शन भी है जी, अब वो बारिशों का पानी वहीं पे जमा होगा ना। हमने 26 से ज़ायद प्ले ग्राउंड्स बनाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, लाहौर में 80 जंगल लगाए, 10 लाख दरख्त लगाए। क्या ये पॉजिटिव इकदाम नहीं थे? क्या ये पीएचए ने नहीं किया? ये पीएचए के बागबानों ने नहीं किया? खुदारा आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को भी ज़रूर प्रमोट करें। खामियों की निशानदेही के साथ साथ जी खामियों की निशानदेही के साथ साथ आप ऐसी चीज़ों को भी उदारा प्रमोट किया करें। दूसरी बात जो ज़ुहैब भट्ट साहब ने कहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं,
और इनको मेरी तबीयत का भी पता है, मेरे किरदार का भी पता है। हमने जीरो टॉलरेंस रखा करप्शन के ऊपर, हम किसी से हिस्सेदार नहीं है। हमने पहले भी 3 सालों में जिसने करप्शन की, जिसका कोई ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, अगर बताना चाहूँ तो हमारा टाइम कम हो जाएगा। हमने करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखा हुआ है और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं जिससे लीकेजेस कम हुई, करप्शन कम हुई। हाँ, मैं ये ज़रूर एतराफ़ करता हूँ कि कमी कोताहियाँ मौजूद हैं। अब आपने जो बात की वो ये है कि लाहौर, आप आने वाले 2 सालों में लाहौर के किसी भी घर से निकलेंगे तो आपको अपने 15 किलोमीटर की रेंज में एक घना जंगल नज़र आएगा मियाँ बाकी की शक्ल में। तो ये एक वो तोहफा होगा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से और पंजाब चलें जी, हम इस तोहफे के मुंतजिर भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी जब हम घर से निकलते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, तो हमें जो ग्रीन बेल्ट्स हरी भरी नज़र आती थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। जो मेट्रो ट्रेन के नीचे पिलर्स थे जो हरे भरे नज़र आते थे वो फिलहाल हमें खाली नज़र आ रही हैं। घरों के बाहर लोगों के जो पार्क्स हरे भरे थे वो वीरान नज़र आ रहे हैं। तो जब आपके डोर स्टेप पे चीज़ें आपको अच्छी नज़र नहीं आएंगी तो फिर ये जो जंगलात लगाए जा रहे हैं हाफिज़ साहब, इसका तो तोहफे का भी हमने इंतज़ार करना है, तो फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा? जी, मैं आपको बताता हूँ। माजी में सिर्फ लाहौर का काम आपने देखा जिसकी आप बड़ी मोतरफ़ हैं, आप हमेशा इस चीज़ को कोट करती हैं जब भी मैं आता हूँ। आप ये क्यों नहीं मानते कि माजी में सिर्फ नहर के इस पार काम होता था? हमने तो शादरे से काम शुरू किया, अंदरून लाहौर से काम किया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सब ओके, ऑल इज़ वेल, कभी मैंने ये नहीं कहा। खामियां मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आप ऐसी चीज़ों की निशानदेही करते हैं। लाहौर के किसी ऐसी पार्क की मुझे हालत ज़ार बताएं जो आप बता रहे हैं। मैं अभी परसों मैंने एक सरप्राइज विजिट किया, अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी उसकी फुटेजेस शेयर करता। निश्चित टाउन में जब मैं उस पार्क में गया हूँ वो हरा भरा था। हाँ, बच्चों के लिए जो स्लाइड्स थी वो डैमेज थी, उसका बिल्कुल काम किया। एक मोटर का मसला था। हम तो सरप्राइज विजिट भी करते हैं, डायरेक्टर जनरल अलग से करते हैं, चेयरमैन अलग से करते हैं। यानी शहर के पार्क्स की हालत आप दावा कर रहे हैं कि तसल्ली बख्श है? नहीं, मैंने तसल्ली बख्श नहीं कहा, लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस तरह भी नहीं है। सही, यानी तसल्ली बख्श भी नहीं है, जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह नहीं है। तो थोड़ी कम आप कर लें, यानी खराब है लेकिन थोड़ी कम है। मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो 7 डायरेक्टर जनरल तब्दील हुए हैं 2.5 साल में PHA में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये वाहिद ऐसा अदारा है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, एक तो आपके चैनल के रिपोर्टर्स बड़े मंजे हुए हैं, पूरी इंतज़ामिया आपकी बड़ी मुतहरक रहती है। आप इनसे पूछें कि इसमें कोई एक डायरेक्टर जनरल को भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हटाया हो तो फिर आप हमसे इसका जिम्मेदारी लीजिएगा। क्यों हटाया? काम सही नहीं कर रहे थे? नहीं, उसमें कोई ना कोई कमियां थी। अब वो चूंकि हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे मुल्क का सरमाया, मैं इस तरह बात उनके मुतालिक नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावट, ऐसी हर्डल ज़रूर थी जिस पर गवर्नमेंट ने बेहतर समझा। और अब जो हमारे मौजूदा डायरेक्टर जनरल है, बाकी सब भी काबिलियत में बहुत आगे थे, लेकिन मौजूदा जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं हम उनसे मुतमईन भी हैं, वो बेहतर काम भी कर रहे हैं। लाहौर में जिस तरह मुतहरक हैं, जिस तरह सरप्राइज विजिट करते हैं, चीज़ें पिछले साल से अब बेहतर हैं। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि चीज़ें आगे भी बेहतर रहें। कुछ लाहौरियों को मैसेज देना चाहें, कोई तसल्ली देना चाहें? नहीं, तसल्ली का लफ्ज़ तो आपने फिर इजाफा कर दिया। लाहौरियों के लिए तो हम हमेशा ये करते हैं कि ये शहर आपका है, इस शहर के लिए हम खिदमतगार हैं। हमेशा हमने यहाँ पे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। आप शादरा से चलें, आप इस नहर तक आ जाएं, क्योंकि नहर से उस पार तो पहले भी होता रहा काम। तो हमने कोने कोने से लाहौर को सरसब्ज़ो शदाब करने की कोशिश की। ये कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब आम शहरी इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा। जब स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप माशाल्लाह पिछले कई सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आप रोजाना बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते? गुंजाइश तो हर रोज बेहतर तो फिर मैं भी तो यही फरमा रहा हूं। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी यही कहा कि कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन ये उस वक्त कामयाब हो सकती है जब आम आदमी हमारा बाजू बनेगा, आम आदमी हमारा हिस्सा बनेगा। आम आदमी भी इंशाल्लाह पेश रहेगा अगर आम आदमी की महंगाई से जान छूट गई। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में
सफरी सहूलियात पर हम बात करने वाले हैं। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल हमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, तो इस बेहतर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के ममालिक में जो सफरी पाबंदियाँ लगाई गई थी उनको किस तरह से आसान किया गया है, और फिर हज के हवाले से जो हमारे पास खबर आई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। नवीद मलिक साहब जो कि हेड ऑफ ट्रैवल 92 हैं, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना खत्म हो गया, अल्लाह ताला का खत्म नहीं हुआ, आई एम सॉरी, ये कहना तो गलत है क्योंकि हमारी आवाम आ गई ये समझ लेती है कि खत्म हो गया सब कुछ और अब हम जो मर्जी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ये पाबंदियां भी कम की गई हैं, बिल्कुल रिलीफ मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को। कंट्रीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे हैं। हाल ही में इटली, स्पेन ओपन हो गया है। यूरोप ने मतलब है कि जो पाबंदियाँ थी हटा ली हैं काफ़ी ज़्यादा। 28 जून को स्विट्ज़रलैंड ओपन हो रहा है। इसी तरह से जुलाई में भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ ओपन होना शुरू हो जाएंगे और लोग जो हैं कि वो ट्रैवल एम्बेसीज ओपन होना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। कुछ अभी बाकी हैं मगर इंशाल्लाह ये जुलाई में काफ़ी ज़्यादा, और यानी डिपेंड करता है सिचुएशन जैसे जैसे बेहतर होती जाएगी पाकिस्तान में, बेहतर होती जाएगी। और अब इन फ्यूचर में यही होगा, यू हैव टू ट्रैवल विद योर इम्यून पासपोर्ट। ठीक है, आपने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है, आपने उसके साथ ही ट्रैवल करना है। और आजकल तो हर जगह आपको जी डिस्कशन यही मिल रही है, जहाँ कहीं पे भी चली जाओ हमें तनख्वाह तब मिलेगी अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे, आपकी सिम बंद हो जाएगी अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे। तो ये पाबंद लोगों को बनाना चाहिए भी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखें ये ज़रूरी है, लोगों के लिए खुद भी ज़रूरी है, जहाँ जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट आप पाबंदियों से बाहर निकल आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और विद इन 6 मंथ 1 ईयर आप नॉर्मल लाइफ में इंशाल्लाह आ चुके होंगे जैसा कि फील हो रहा है। यानी अगर आपने कहीं बैरून मुल्क सफर करना है तो सबसे पहली शर्त आपकी वैक्सीनेशन अब आगे आने वाले वक्त में है। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अभी तो हो रहा है ट्रैवल आपका कोविड टेस्ट के साथ हो रहा है, मगर इन फ्यूचर लाजमी तौर पर आप अपना इम्यून पासपोर्ट पास रखेंगे, अपना सर्टिफिकेट पास रखेंगे तो आपका ट्रैवल होगा। नवीद साहब, अब कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी उनको कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक वैक्सीनेशन है, खास तौर पर अगर आपकी वो होगी तो आप जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि कुछ कंट्रीज ने, जैसे सऊदीया ने कह दिया कि ये 4 से 5 किस्म की वैक्सीनेशन आप लगवाएंगे तो आप एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से बाकी कंट्रीज भी यही कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है वो सारी चाइनीज लगी हुई है, साइनोफार्म, साइनोवाक, और मगर यूएई में भी वही लगी है और उसको WHO कंसीडर कर रहा है। अब जैसे यूरोप ने स्टार्ट कर दी है, उसने वही, उसमें साइनोफार्म भी आ रही है, वो भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ सऊदी अरब में ही ऐसा है कि वहाँ पे आप जो है ना एस्ट्राजेनेका जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और फाइजर है उसके साथ जा सकते हैं, मगर इन फ्यूचर ये सभी इसको ओपन करेंगे क्योंकि आधी दुनिया में शायद चाइनीज वैक्सीनेशन ही लोगों ने लगवाई है, इतना ज्यादा है तो वो करना पड़ेगा इन्हें। सही, तो आप सबसे पहले अगर कहीं सफर का प्लान बना रहे हैं तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है जी वैक्सीनेशन, उसका सर्टिफिकेट होगा। अब आप जा कहाँ सकते हैं ये मुझे थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा। जो लोग कोई ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो लोग कोई अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए प्लान कर रहे हैं कि या फिर पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए देखें कि अब जैसे बिजनेस मैन के लिए यूरोप दोबारा ओपन कर दी है। जर्मनी ने C कैटेगरी वीज़ा होता है जो बिजनेस वीज़ा होता है वो ओपन कर दी है क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है तमाम दुनिया के लिए। सैरो तफरी तो लोग करने जाते ही हैं वहाँ पर, बिजनेस भी बहुत बड़ा हब है पूरा यूरोप, तो लिहाजा अब ये चीज़ें ओपन हो रही हैं। जैसे 28 में स्विट्जरलैंड ओपन हो रहा है, वो हर तरह के लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए, टूरिस्ट स्पॉट वैसे वो ज़्यादा जानी जाती है, उसके लिए वो ओपन हो रहा है। जुलाई में आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ मिलेंगे जो ओपन हो चुके होंगे और वही बात है कि वो आपको अपने साथ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और क्वारंटाइन वाली जो शर्त है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। अच्छा, इससे लोग बड़े खौफजदा थे। ऑब्वियसली आपने जब कभी भी दूसरे किसी मुल्क जाना होता है वहाँ पर अगर आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाए और आपको 14-15 दिन के लिए एक अलग जगह पे रखा जा रहा है, वो एक खौफ वाली इलाम। देखें जो विजिटर्स हैं वो तो ट्रैवल करते ही शायद 10 to 15 डेज मैक्सिमम इतने दिन के लिए करते हैं, और अगर 14 डेज के लिए कहीं पे रहना पड़ जाए और अकेले जाके आपको बंद तो उसके बाद वो उनका क्या ट्रिप होगा, वो क्या प्लान करेंगे। लिहाजा ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आसानी पैदा हो सबके लिए इसमें। वो तो हम वैसे भी लोगों को कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे पहले महफूज है, बाद में तो आपकी सफ़र आपने करना है या फिर आपका दीगर मसाइल जो इससे जुड़े हैं, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को देखें। टर्की वगैरह लोग आराम से अब जा सकते हैं? नहीं, टर्की में आजकल जो है वो 14 डेज का उन्होंने किया हुआ है क्वारंटाइन, मगर इंशाल्लाह जुलाई में ख़त्म कर देंगे वो। ठीक है, यूएई में पाबंदी है जाने के लिए 6 जुलाई तक, 6 जुलाई के बाद वो भी ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी यूएई भी जा सकते हैं लेकिन अभी 6 जुलाई तक इस पर पाबंदी है। उसके बाद कुछ हज के हवाले से बताइएगा। हज माशाल्लाह इस साल हो रहा है, बड़ी खुशाइन बात है ये कि हज हो रहा है मगर बड़ा लिमिटेड हो रहा है।
लिमिटेड हो रहा है। टोटल 60,000 पीपल्स जो है वो हज करेंगे और वो वही जो मुकीम है वहाँ पे सऊदी अरब में, चाहे वो गैर मुल्की हैं या वो नेशनल है, वहाँ के वैक्सीन के साथ 18 से 65 ईयर्स तक उन्होंने अलाउ किया है। और अच्छी बात यह है कि विदाउट महरम भी इस दफ़ा वो कह रहे हैं अप्लाई करें ख़वातीन को, उनका भी अच्छा ये चीज़ जो है ये पहले भी इस पे इम्प्लीमेंट हो रही थी कि ये नया फैसला किया गया है, तो क्या आगे आने वाले वक्त में भी अगर जब हम देखते हैं कि ये पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी तो दीगर ममालिक से भी ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इस साल तो अब देखें हज का टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका है, आ चुका है और वो फैसला ले चुके हैं। नेक्स्ट ईयर उम्मीद है इंशाल्लाह कि पूरी दुनिया से लोग हज करने आएंगे और ये अच्छा फैसला होगा और इंशाल्लाह होगा लाजमी हज नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे ये बता दें कि एसओपीज अगर हमने सफ़र करना है तो आपको वही तमाम फॉलो करने हैं, मास्क की पाबंदी, डिस्टेंस मेंटेन आपने रखना है, ये चीज़ें अब आपको अपनी एक लाइफ का हिस्सा बना लेनी है। लाइफ का हिस्सा देखें अभी तो लाजमी बनाना पड़ेगा इन्हें, कहीं भी कोई जा रहे हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है ना ये। अब तो ये है कि जहाँ जा रहे हैं उसके एसओपीज हर जगह सेपरेट हैं, किसी का 48 आवर्स में टेस्ट है, किसी का 72 आवर्स में, फिर सबकी लेबॉर्ट्रीज भी अलग-अलग हैं, ये ज़रूरी है। और अब जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह आगे विद इन 2-3 मंथ में जब आपको इम्यून पासपोर्ट आपका मांगेंगे उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे आप, अपना ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा नबी साहब, ये लोगों के लिए बड़ी कशमकश है कि जिस मुल्क उन्होंने सफ़र करना है अगर उनकी अपनी डिमांड वैक्सीनेशन की होती है तो फिर लोगों के लिए तो मुश्किल बन जाएगी। अगर हर मुल्क कहेगा कि आपकी वैक्सीनेशन ये वाली होनी चाहिए तो क्या ये फिर उनको अपने प्रॉपर एजेंट के पास जाकर सफ़र करने से पहले पूछना है कि अगर वो ये वाले मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो इसके एसओपीस या पूरे उन्होंने कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पूरे करने हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अब ये फैसिलिटी दे दी है कि आप जहाँ जा रहे हैं उस जगह के लिए जो वैक्सीनेशन दरकार है अब वो वही लग रही है लोगों को। स्टूडेंट्स अगर कहीं जा रहे हैं और वो अपना पासपोर्ट दिखा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के साथ तो उन्हें पता है कि इस कंट्री के लिए कौन सी वैक्सीनेशन चाहिए, फाइजर चाहिए, एस्ट्राजेनेका चाहिए, साइनोफार्म चाहिए। अब ये आम लोगों को नहीं पता तो हम फिर लोगों को ये गाइड करें कि आप प्रॉपर प्लान करने से पहले अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाएं। ट्रैवल एजेंट से पूरी इन्फॉर्मेशन लें, वो प्रॉपर गाइड करें इन्हें, उसके बाद वो ट्रैवल करें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े किसी भी जगह पे, हमारे एयरपोर्ट पे किसी और जगह पे जाकर, तो ये बेहतर है। और आपको प्रॉपर टाइमिंग भी इसके लिए मेंटेन करनी है क्योंकि आपकी डोजेस भी डिपेंड करते हैं ना, कि अगर आपने 10-15 दिन पहले ये फैसला किया है कि आपने जाना है तो आपकी दूसरी डोज का टाइम ही नहीं होगा तो किस तरह से आप सफर कर सकते हैं। लेकिन जो आगे ये स्टार्ट करेंगे मामला वो यही करेंगे कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट हो जिसमें आपकी या सिंगल डोज वाली आपने लगवाई है या डबल डोज वाली है तो कंप्लीट आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, देन यू हैव टू ट्रैवल। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि हमारे एयरपोर्ट पर कैसे कोई इंतजामात हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। अब इसको बेहतर रखने के लिए बाहर से जो मुसाफिर आ रहे हैं उनको भी हमने देखना है, यहाँ से जाने वाले जो हैं वो एसओपीज पर किस तरह से जहाँ से निकलते हुए प्रॉपर अमल करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने शुरू में देखा कि एयरपोर्ट के इंतजाम अच्छे नहीं थे। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है क्योंकि लास्ट जब से कोविड स्टार्ट हुआ, कोरोना आया, 1.5 साल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था कि ये भी करना है हमने। अब 1 माह पहले उन्होंने स्टार्ट किया एयरपोर्ट पे कि जो पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट होता है और आप देखेंगे डेली बेसिस पे जब भी पैसेंजर्स आ रहे हैं एक फ्लाइट में से 5, 7, 8, 10 लोग निकल रहे हैं ऐसे ही। और एटलीस्ट इनको पता चल जाता है कि ये बंदे हैं, उनको क्वारंटाइन करते हैं, जो भी है मामला देखिए इससे रिड्यूस भी हो रहे हैं केसेस। और ये अभी 1 मंथ पहले इन्होंने लेटेस्ट स्टार्ट किया, ये उससे पहले था ही नहीं। देर आयत दुरुस्त आयत, उसके नतीजा भी अच्छा निकल रहा है कि आपके सामने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल कोरोना की बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ आप सफ़र कर सकते हैं, किस प्रोटोकॉल के साथ कर सकते हैं, कौन से मुल्क में अगर आपने सफ़र करना है तो आप अपने प्रॉपर ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके गाइड जो आपको अच्छे तरीके से कर सके, आपको बता सके वैक्सीनेशन कौन सी आपने करानी है, तो आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि नवीद साहब ने कहा कि अब आने वाला वक्त जो है वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल आप लोगों को भी रखना है और इस चीज़ के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते कि आपने वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी महफूज है और आपके महफूज सफ़र के लिए भी ऑब्वियसली महफूज रहेगी। नबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट से, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज के भाव क्या हैं। हसनैन इस वक्त मौजूद हैं बाहर और वो हमें बताने वाले हैं सब्जियों की कीमतें क्या हैं। ओवर टू यू।
सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है और जो सब्जियां हैं वो सरकारी नरखों के मुताबिक मंदरजा रेट्स पर दस्तयाब हैं। जैसे कि आलू कच्चा नया की बात की जाए तो वो 3 से 4 रुपए इजाफा के बाद 55 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है वो 2 रुपए इजाफे के बाद 32 रुपए फी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जो टमाटर है वो 33 रुपए फी किलोग्राम। लहसुन है जो वो उसकी कीमत तो मस्तहकम रही है और वो 110 से 15 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो कीमतें 370-380 थी वो 400 रुपए तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा खीरा की बात की जाए तो खीरा जो है वो 40 रुपए किलो, करेले 60 रुपए किलो है। पालक की बात की जाए तो पालक 30 रुपए किलो। इसके अलावा अगर मेथी की बात की जाए तो मेथी की कीमत भी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे कि पहले 100-110 रुपए फी किलो में फ़रोख्त थी और अब जो मेथी है वो 130 रुपए फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो बैंगन है वो 50 रुपए किलो, बंद गोभी जो है वो 28 रुपए फी किलो। सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो सब्ज़ मिर्च जो है वो 60 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर शिमला मिर्च की बात की जाए तो जो शिमला मिर्च है वो 105 से 110 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू की जो कीमत है वो 110 से 130 रुपए के दौरान है। इसके अलावा अगर मटर की बात की जाए तो मटर 130 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसनैन ने हमें सब्जियों की कीमतें बताई हैं और अब मेरे पास हैं जी मीट रेट्स, क्योंकि इस वक्त सभी लोग डिसाइड ये कर रहे होते हैं कि आज घर में बनाना क्या है। तो मीट रेट्स में आपको बताती हूँ ज़ैनत शॉप के रेट हैं, जिसके मुताबिक यहाँ से आप अगर जा रहे हैं खरीदारी करने, बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 590 590 रुपए किलो में। और इसके बाद बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 760 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी 1580 रुपए किलो में मिलेगा। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपए। और इसके बाद चिकन के रेट क्या हैं? फाइनली आपको चिकन के रेट में कुछ कमी नजर आ रही है। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 191 रुपए, सरकारी नरखनामा जिसे कहते हैं, इसका बना हुआ गोश्त 277 रुपीज़ 277 रुपए किलो में आप खरीद सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिटेल प्राइस, जिसके मुताबिक 152 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं तो आप बचा सकते हैं अपने 2 रुपए। 150 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे के रेट हमारे पास हैं। यहाँ से आप 151 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी, तो रेट लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी। अब कुछ बात कर लेते हैं बचत आप किस तरह से कर सकते हैं बचत बाजार में। शॉपिंग आपने करनी है तो हम आपको बताते हैं कि आप कहां जाके अपने पैसे बचा सकते हैं। सफायर पर अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है यहां। J.Next ब्रांड अप टू 50% ऑफ। और इसके बाद वन है जी ब्रांड, यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है। मेट्रो शूज पर अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपको बताते हैं शहर का मौसम है कैसा इस वक्त बाहर और आज दिन भर कैसा रहेगा, बारिश होने वाली है या नहीं टुडेज वेदर में। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल बताइए मौसम कैसा है, आज बारिश के इम्कानात कितने हैं? बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम जो है वो खुशगवार है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी है, जिसकी वजह से मौसम में खासी बेहतरी देखने में आई है और जो परिंदे हैं वो भी इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्की हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है, जिसमें सरसब्ज़ सब्ज़ा जो है वो भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मौसम को मज़ीद मुनफरिद कर रहा है। और इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का
तनासुब 44% और हवा की रफ्तार जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जाने के साथ साथ सूरज और बादलों की आंख चली यूं ही बरकरार रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे मौसम में मज़ीद बेहतरी भी देखने में आ सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसम खुशगवार रहने की वजह से लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल हमें कोमल ने बताई है। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।